नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुख्य परीक्षा के पेपर फर्स्ट में प्राचीन इतिहास में आज हम गुप्तकालीन मंदिर की जो निर्माण कला थी उसको देखेंगे। तो इसमें हम 3 प्रकार की निर्माण कला या वास्तुकला को देखते हैं। एक तो नागा शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली। तो सबसे पहले नागा शैली को देखते हैं। इसका क्षेत्र हम देखते हैं हिमालय से विंध्य तक देखने को मिलता है। अर्थात इस शैली में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वह हमें हिमालय से लेकर विंध्य तक देखने को मिलते हैं। अब विशेषताएं देखते हैं तो इस प्रकार के मंदिरों में आयताकार भूमि देखने को मिलती है। ठीक, और आयताकार भूमि में हमें क्रमिक विमान देखने को मिलते हैं। और सबसे ऊपर क्या होता है मंदिरों में? एक शिखर होता है मंदिरों में सबसे ऊपर। ठीक, तो नागा शैली के मंदिरों में हमें 2 भवन देखने को मिलते हैं, एक तो गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह के ऊपर घंटाकार संरचना का निर्माण किया जाता था और स्तंभों पर बेल आकृति देखने को मिलती है, उदाहरण के लिए दशावतार मंदिर। इसके बाद हम द्रविड़ कला को देखते हैं। तो जो द्रविड़ कला का मंदिर है उसका विस्तार हमें कृष्णा से लेकर कावेरी नदी के बीच में देखने को मिलता है। अर्थात हम कहें कि दक्षिण भारत में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं तो इसमें पिरामिडीय विमान देखने को मिलता है। ठीक, तो अर्थात जो मंदिर के ऊपर विमान जो होते थे वह पिरामिड आकार की, इस प्रकार कुछ पिरामिड आकार के मंदिर इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने साउथ की मूवियां देखी होंगी तो उन मूवियों में इस प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, और इस प्रकार के मंदिर में 4 से अधिक पार्श्व देखने को मिलते हैं। गोपुरम की विशेषता रहती है मंदिर में, अर्थात जो प्रवेश द्वार रहता है वह काफी विशाल रहता है। तो मंदिरों में हमें अपलक देखने को मिलता है, कलश नहीं। अर्थात जो कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण किए जा रहे थे उनमें मंदिर के ऊपर कलश जैसी संरचना देखने को मिल रही थी। ठीक, जबकि इस प्रकार के मंदिरों में कलश की बजाय अपलक का यूज किया गया। तालाब, तो इस प्रकार के मंदिर जहां भी बनाए गए वहां पर मंदिर के आसपास एक तालाब का निर्माण जरूर किया जाता था। जैसा कि आपने मूवियों में देखा होगा कि कहीं भी मंदिर होता है, साउथ की मूवियों में कहीं भी मंदिर होता है उसके बगल में एक तालाब जरूर होता है। उस तालाब में अभिनेता नहा रहा होता है और नहाने के साथ ही फिर वह तालाब से निकलकर जाता है और कुछ गुंडे आक्रमण कर देते हैं। इस प्रकार की स्टोरियां ज्यादातर साउथ में दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार की शैली में जो मंदिर देखने को मिलता है वह है कैलाश मंदिर। ठीक, अगला देखते हैं हम बेसर शैली। तो जो बेसर शैली के मंदिर हैं वह हमें विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के मध्य देखने को मिलते हैं। इसको मिश्रित शैली भी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो मंदिर हैं उनमें आपको कुछ तो नागा शैली और कुछ द्रविड़ शैली की झलक दिखाई देगी। इसमें जो विमान है उनमें द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है, परंतु कम दूरी पर। अर्थात जो विमान बनाए जाते हैं वह अत्यंत कम दूरी पर होते हैं। इन मंदिरों की ऊंचाई भी कम होती है। चालुक्य तथा होयसल वंश ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। अर्थात इस शैली का सर्वाधिक उपयोग होयसल वंश तथा चालुक्य वंश के शासकों ने किया। उदाहरण के लिए पड़क्कल मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। तो ये आपकी वास्तुकला यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार आप यदि 5 मार्कर में पूछते हैं तो इन तीनों को लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, 2-2, 3-3 लाइन। और यदि डिटेल में पूछते हैं 11 मार्कर में तो सभी को इलेबोरेट अच्छे से करेंगे। ठीक, आज की ये हमारी प्राचीन इतिहास की आखिरी क्लास होगी। इसमें हम जल्दी जल्दी जो मेन क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्राचीन इतिहास का कंप्लीट वीडियो आपको एक जितने भी अभी तक वीडियो हैं उन सबको कंबाइन करके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में आपका प्राचीन इतिहास उस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा वह हर्षवर्धन से बन सकता है। जैसे कि हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए या फिर हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। तो हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका संघर्ष किससे होता है? तो बंगाल के शासक शशांक से इसका संघर्ष होता है।
तो चलिए सबसे पहले सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हैं साहित्य व कला के संरक्षक के रूप में। तो हर्षवर्धन के शासन में बाणभट्ट, दिवाकर और मयूर जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार और विद्वान रहते थे। यह स्वयं भी एक महान साहित्यकार था जिसने नागानंद और रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे साहित्यों की रचना की थी। इसके बाद देखते हैं महान दानी शासक। तो हर्षवर्धन के काल में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस आयोजन में हर्षवर्धन अपनी आधी से अधिक संपत्ति दान कर देता था। ठीक, जो राज्य की आय का आधे से अधिक हिस्सा यह दान कर देता था। धार्मिक अभिरुचि। तो हर्षवर्धन सूर्य व शिव का उपासक था। यह बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान, उसका संरक्षक था। इसके साथ ही यह धार्मिक सहिष्णु शासक था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष को हिंदू काल का अंतिम साम्राज्य निर्माता माना जाता है, जिसने बहुमुखी शासन प्रतिभा के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी अर्जित की। अब यदि मूल्यांकन आ जाता है तो मूल्यांकन में भी आप इन पॉइंट का यूज कर सकते हैं। साहित्य व कला का संरक्षक, महान दानी शासक और धार्मिक अभिरुचि। लेकिन मूल्यांकन के लिए कुछ उसके सेनापति के रूप में, कुछ कुशल शासक के रूप में पॉइंट का उल्लेख करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम महान विजेता। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? पंच प्रांत। तो पंच प्रांत के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं आपके? पंजाब, कन्नौज, गोंड, मिथिला, उत्कल, इन सभी पर, इसके साथ ही वल्लभी, हिमशैल व मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। साम्राज्य का विस्तारक। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वह थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक विस्तारित था। कुशल प्रशासक। हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक था। वह स्वयं जनता से सीधा संपर्क स्थापित करता था। धर्मपरायण शासक। हर्षवर्धन शिव, सूर्य, बौद्ध का महान उपासक था। हर्षवर्धन शिव का उपासक था। उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महान साहित्यकार। तो साहित्य के बारे में हम देख चुके हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे महान साहित्यों की रचना स्वयं हर्ष ने की थी। महान दानी शासक। तो जो महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्ष के द्वारा किया जाता था उसमें वह खुले हाथ से दान किया करता था। लोक कल्याणकारी शासक। तो हर्षवर्धन अपनी आय का 2/3 से अधिक हिस्सा दान में दे दिया करता था। आधे से अधिक तो वह महामोक्ष परिषद में दे दिया करता था और इसके साथ ही अन्य समयों पर भी वह दान किया करता रहता था। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्षवर्धन शासक, कवि और धार्मिक उत्साही के रूप में इतिहास में सदैव उच्च स्थान पर स्थापित रहेगा। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम राजपूत वंश में प्रवेश करते हैं। तो जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे राजा भोज हैं। जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे तो उसमें भी जो परमार शासक हैं, चंदेल शासक हैं, उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी राजा भोज को देखते हैं। यह परमार शासक थे। इनकी राजधानी क्या थी? धारा। उपलब्धियों को देखते हैं तो सबसे पहले हम इनको पॉइंट में डिवाइड कर दिया। कुशल शासक, कुशल कूटनीतिज्ञ, उच्च कोटि के विद्वान, नगर निर्माता और धर्मपरायण शासक। तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बताए हैं, आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करें तो आप उनको हेडिंग्स में जरूर डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी आपका आंसर है उसमें हेडिंग्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको हेडिंग याद रहेगी तो उसके अंदर का डिटेल ऑटोमेटिक याद आ जाता है। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। बाद में हम आगे चल के पूरे के पूरे डिटेल वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे आपको एक विजन प्राप्त हो जाए कि हमको मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं और हमें उनको ऐसे तैयार करना है। ठीक, तो जैसे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं तो आपको जो भी टॉपिक, इसके अलावा जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे, आप उसके भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इतनी जल्दी समय में सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाए जा सकते हैं। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम ऐसे कंप्लीट करा रहे हैं। बाद में
कोशिश करेंगे कि डिटेल जो भी सिलेबस है वो डिटेल में आपको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले कुशल शासक को देखते हैं। तो इसका शासनकाल 50 वर्षों का रहा, 1010 से लेके 1060 तक। इसमें उसने चालुक्यों को भी पराजित किया और दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुशल कूटनीतिज्ञ इसमें देखते हैं चालुक्यों पर विजय हेतु चोल व कलचुरियों से सहयोग प्राप्त किया। उच्च कोटि का विद्वान तो राजा भोज ने स्वयं ने 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक, जिसमें कि युक्ति, कल्पतरु, सम्रांगण, सूत्रधार ये सब सम्मिलित हैं। धनपाल, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र जैसे विद्वान इसके शासन में रहते थे। ठीक, तो ये कुछ ग्रंथ हैं। सरस्वती कंठावरण, सम्रांगण, सूत्रधार, युक्ति, कल्पतरु। नगर निर्माता तो धारा नगरी का निर्माण करवाया था, साथ ही भोजपुर को भी बसाया था। धर्मपरायण शासक तो राजा भोज एक महान शिवभक्त शासक था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा भोज थे वह काफी महान शासक थे। राजा भोज ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां अर्जित की। ठीक है, अब जो अगले महत्वपूर्ण शासक हैं आपके चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय या प्रतापी राजपूत शासक थे। ठीक, अब इनकी हम उपलब्धियां देखते हैं। उपलब्धियों में सबसे पहले नागार्जुन विद्रोह का इन्होंने सफलतापूर्वक दमन किया। यह कब किया था? 1180 में। बंडानक विजय तो बंडानक के अंतर्गत कौन कौन आए थे? भिवानी, रेवाड़ी और अलवर, इन पर विजय प्राप्त की। चंदेलों पर विजय तो जो चंदेल शासक थे परमर्दी देव, जिनके सेनापति कौन थे? आला और उदल, ठीक, उनको पराजित किया था। गैरवाल से संबंध तो इन्होंने गैरवाल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हालांकि वो विवाह आप सभी को पता है कैसा विवाह था, गंधर्व विवाह। संयुक्ता को यह उठाकर ले गए थे। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के प्रथम युद्ध में यह सफलता प्राप्त करते हैं। और जो प्रथम युद्ध में इन्होंने गलती की थी उसी के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में इनको असफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी, और किताबुल हिंद। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था और ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, लेकिन राजपूत स्वयं को श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे। ठीक, फिर हम देखते हैं विवाह। तो विवाह की अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की दशा तो स्त्रियों की दशा में हम देखते हैं कि माताओं और बहनों की सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। ठीक, जौहर प्रथा का भी प्रचलन था, यानी कि जब कभी कोई विदेशी शासक आक्रमण कर देता था और राजा पराजित हो जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी वह अग्निकुंड में अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी। ठीक, दासों की स्थिति तो हमें दास व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। और मनोरंजन के साधन तो युद्ध कला, रथ दौड़, घुड़दौड़, यह सब मनोरंजन के साधन प्रचलित थे। वस्त्र और आभूषण तो वस्त्र और आभूषणों में हमें रेशमी वस्त्र देखने को मिलते हैं। आभूषण में कानों के कुंडल, हाथों के बाजूबंद आदि प्रचलन में थे। तो राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपूतों के पतन के क्या कारण रहे? तो देखिए, राजपूतों के पतन के कई कारण रहे, जैसे कि एकता का अभाव। तो सभी राजपूत अपनी अपनी रियासतों को बचाने के लिए संघर्षरत थे। दूसरा देखते हैं, केंद्रीय सत्ता नहीं थी उनकी। ठीक, तो कोई भी एक बीच में एक प्रमुख शासक नहीं था, सभी अपने आप को महान शासक समझते थे। दोषपूर्ण युद्ध नीति तो कुछ युद्ध नीतियां थी उनकी, जैसे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे, यदि शत्रु सरेंडर कर देता है तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, जिसका भुगतान हमें तराइन के द्वितीय युद्ध में देखने को मिलता है। रक्षात्मक नीति, यानी कि पहले से हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, यदि हमारे ऊपर आक्रमण होता है तभी हम युद्ध लड़ेंगे। तो ये सब पतन के कारण बनते गए। श्रेष्ठ अश्व सेना व तोपखाना इनके पास नहीं था। स्थायी सेना भी नहीं होती थी, इनके जो सामंत होते थे उनकी सेनाओं पर निर्भर रहते थे। दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियम
तो कुछ उत्तराधिकार के नियम भी प्रचलन में नहीं थे। ज़्यादातर जो बड़ा पुत्र होता था उसको राजा बना दिया जाता था, और फिर यदि श्रेष्ठ शासक को राजा बना दे तो पतन की ओर अग्रसर नहीं होते। सीमांत प्रदेश में सुरक्षा का अभाव। तो जो सीमांत प्रदेश थे इन लोगों के, राजपूतों के, उसमें इन्होंने सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिए। और गुप्तचरों का अभाव, यानी कि इनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी उस पर भी यह विशेष फोकस नहीं कर पाए। तो उपरोक्त कारणों के समेत क्या हुआ, राजपूत पतन की ओर अग्रसर हुए। ठीक, तो प्राचीन इतिहास के काफी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिएगा। और आगे हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, ये शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला समाप्त होने के बाद कोशिश की जाएगी कि डिटेल में मेल्स यूट्यूब पर ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक, और जो आपको इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी यदि आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हमारे चैनल पर दी हुई है। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आगे आपको और किन यूनिट के और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।